Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gauri Mahajan and I study in Miranda House College, North Campus, Delhi University. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के टॉपिक से. ये वीडियो है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12 साइकोलॉजी. माय सजेशन वुड बी कि आप इस पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो भी देख लो, तो दैट लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लाइन टू लाइन डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा और आपको क्वेश्चंस जो आ सकते हैं और जो जनरली आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी. एंड आई हैव माई सेल्फ स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन साइकोलॉजी, तो आई कैन टीच यू द वे आई यूज टू स्टडी माई सेल्फ. नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से. तो ये देखिए, जो हॉवर्ड गार्डनर एक पर्सन है, इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात करी है. दिस इज़ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड हु हैज़ गिवन इट? हॉवर्ड गार्डनर. तो हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे हॉवर्ड गार्डनर की. लेट्स स्टार्ट. Howard Gardner proposed the theory of multiple intelligences. According to him, intelligence is not a single entity, rather distinct types of intelligence exist. तो जो हॉवर्ड गार्डनर है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की. देखो, मल्टीपल वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक इंटेलिजेंस नहीं है, एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस की बात हो रही है. ठीक है, तो हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जिनमें उनके हिसाब से एक तरीके की या एक कोई चीज़ को हम इंटेलिजेंस नहीं बोलते, अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है और हर तरीके की इंटेलिजेंस दूसरी तरीके की इंटेलिजेंस से इंडिपेंडेंट है. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक तरीके की इंटेलिजेंस है तो दूसरे तरीके की इंटेलिजेंस भी होगी. अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस आपके पास हो सकती है. ये अभी हम सीखेंगे आगे कि इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है जब हम टाइप्स पे आएंगे. This means that if a person exhibits one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other types of intelligence. यानी कि अगर आपके पास एक तरीके की इंटेलिजेंस है, उसमें आप हाई हो या लो हो, तो उसके बेसिस पे मैं ये जज नहीं कर सकती कि आप बाकी तरीके की इंटेलिजेंस में कैसे होगी, क्योंकि हर तरीके की इंटेलिजेंस अलग अलग एग्जिस्ट करती है. हो सकता है मैं एक तरीके की इंटेलिजेंस रखती हूँ और आप 7 तरीके की इंटेलिजेंस अपने अंदर रखते हो, लेकिन इस किसी एक तरीके के बेसिस पे मैं बाकी इंटेलिजेंस की प्रेजेंस या एब्सेंस को जज नहीं कर सकती. ठीक है. गार्डनर ऑल्सो पुट फोर्थ दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. Gardner studied extremely talented persons who have shown exceptional abilities in their respective areas and described 8 types of intelligence. These are as follows. गार्डनर तो ये तो बोलते हैं कि अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती हैं और एक का होना या ना होना दूसरे के होने या ना होने को नहीं दर्शाता है. लेकिन उनका ये भी कहना है कि अलग अलग तरीके की जो इंटेलिजेंस होती हैं वो एक साथ आकर, एक साथ मिलकर कुछ नया प्रोड्यूस करती है, कुछ नई तरीके की इंटेलिजेंस बनाती है. अच्छा, जब हम कोई बात कह रहे होते हैं या कोई भी बड़े साइकोलॉजिस्ट जैसे कि हॉवर्ड गार्डनर कोई बात कह रहे होते हैं तो उसका प्रूफ हमेशा देना होता है. तो यहाँ पे वो क्या प्रूफ दे रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोगों के बारे में उनका सर्वे करा है और एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोगों का सर्वे करके उन्होंने पता लगाया है कि 8 अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है. चलिए अब हम मूव करते हैं पहले इंटेलिजेंस की तरफ. मैं आपको एक एक करके समझाती रहती हूँ, फिर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. देखिए, पहले तरीके की इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, जहाँ पे भी भाषा से रिलेटेड कुछ ना कुछ है वो होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. यानी कि कोई भाषा में अच्छा कर रहा है तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखता है. पढ़ते हैं. An ability to produce and use language. It is the capacity to use language fluently, flexibly to express one's thinking and understand. यानी कि आप भाषा को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और उस भाषा को समझने के साथ साथ कितने अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग बातचीत में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखते हैं. और कुछ लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अपने अंदर नहीं रखते. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. आगे चलते हैं.
Persons high on this ability or intelligence are word smart. They are sensitive to different shades of word meanings and articulate and can create linguistic images in their mind. Poets, writers are very strong in this components of intelligence. यानी कि ऐसे लोगों को शब्द के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ होती है या वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से आते हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है. तो जितने भी पोएट है, राइटर है, वो इस तरीके के इंटेलिजेंस को अपने अंदर रखते हैं. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को एक्सप्लेन करिए. ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को एक्सप्लेन करिए. तो वहाँ पे आप ये सारी इंटेलिजेंस जो इन्होंने दी हैं, जो हमने फर्स्ट पढ़ी है अभी, ऐसे उन्होंने टोटल 8 दी हैं, वो तो लिखेंगे ही. उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? जो एग्जाम्पल है, जैसे पोएट और राइटर के पास ये इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होती है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या है. ठीक है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आंसर में वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एग्जाम्पल भी दो हर एक टाइप के इंटेलिजेंस का. इससे आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम चलते हैं लिंग्विस्टिक के बाद लॉजिको मैथमेटिकल लैंग्वेज पर. देखिए, लॉजिको मैथमेटिकल मतलब लैंग्वेज के बाद, जैसे लिंग्विस्टिक में हमने लैंग्वेज पढ़ी, अब हम लॉजिको मैथमेटिकल में पढ़ रहे हैं. साइंस और मैथ्स की जिसकी अच्छी पकड़ है, वो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रखता है. एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली एंड सॉल्व problems. Persons high on this type of intelligence can think logically and critically. बहुत ही लॉजिकल तरीके से, क्रिटिकल तरीके से ये लोग सोच पाते हैं. समझे आप? जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है. दे एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड कैन मैनिपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. साइंटिस्ट्स एंड नोबेल प्राइज़ विनर्स आर स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट. यानी कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं और जो नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं, वो इस इंटेलिजेंस में स्ट्रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि वो सिम्बल्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं. देखिए, मैनिपुलेटिंग सिम्बल्स का क्या मतलब होता है कि मैथ्स में बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं. इक्वल टू होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है. तो ये सारे सिम्बल्स को समझना और इनको मैनिपुलेट मतलब इनका यूज़ करना, उसे आता है जिसके पास लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई होती है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस के ऊपर. अच्छा, स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ पहले. अगर आपके घर में एक दीवार है और उसमें एक छेक है और वहाँ पे आपको एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगाना है, तो आप ये देखते हो ना पहले कि छेक छोटा है या बड़ा है. अगर छेक छोटा है तो आप और बड़ा करवाओगे उसको एग्जॉस्ट फ़ैन फिट करवाने के लिए. अगर छेक बड़ा है तो आप उसके अंदर और चीज़ें साइड में डालोगे, गत्ता वगैरह समथिंग, जिससे एग्जॉस्ट फ़ैन अच्छे से फिट हो जाए वहाँ. ऐसे ही करेंगे ना आप. यानी कि आप एक अंदाज़ा लगाते हो. तो ये जो आप स्पेस के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हो देख कर, ये होती है स्पेशल इंटेलिजेंस. मान लो आपके घर में एक नया सोफ़ा आना है और एक दीवार पे आप सोचो मैं सोफ़ा लगा लूँ. अब दीवार का साइज़ और सोफ़े का साइज़ आप एस्टिमेट करोगे ना दिमाग में कि क्या सोफ़ा यहाँ पे आ जाएगा या फिर थोड़ी सी दीवार बच जाएगी, सोफ़ा छोटा होगा या सोफ़ा बड़ा तो नहीं हो जाएगा कि दीवार से बाहर निकल के लोगों के पैरों में लगे. यानी कि जो आप अंदाज़ा लगाते हो, आपके पापा या मम्मी को ये अंदाज़े बहुत अच्छे से होंगे, आपको भी नहीं होंगे. उन लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़े होते हैं स्पेस को लेकर, कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट आएगी, किसका कितना साइज़ है. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं स्पेस को लेकर, इसे हम कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो ये है स्पेशल इंटेलिजेंस. चलिए अब हम रीड कर लेते हैं इसको फटाफट से. इट रेफर्स टू एबिलिटीज़ इन्वॉल्विंग फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस. जब आप दिमाग में कुछ मेंटली इमेजेस बना लेते हो और उस इमेज के बेसिस पे आप फिर कुछ उसको यूज़ कर रहे हो, इमेज को, या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. समझ गए ना आप बात को, कि कुछ देख के रियलिटी में आप स्पेस का अंदाज़ा दिमाग में लगा के इमेजेस बना रहे हो. पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस कैन ईजिली रिप्रेजेंट स्पेशल वर्ल्ड इन माइंड. यानी कि जो पर्सन स्पेशल इंटेलिजेंस में हाई होता है, वो दुनिया के जो स्पेस को लेकर अंदाजे होते हैं उसको अपने दिमाग में एक फ़ोटो के रूप में बना लेता है. यानी कि जो स्पेशल वर्ल्ड है, यानी कि आसपास के जो स्पेस है, उसको जो स्पेसेस दिख रहे हैं दुनिया में, उसका अपने दिमाग में एक अलग फ़ोटो बना लेता है. ठीक है, अब किस किस के पास होती है स्पेशल इंटेलिजेंस, कौन कौन हाई होता है, तो आपको पता होना चाहिए. आपको एग्ज़ाम में अपने आंसर्स में ये ज़रूर लिख कर आना है एग्ज़ाम में कि किस किस के पास हाई होती है. तो एक पायलट, जो भैया प्लेन चला रहा है, उसको प्लेन को टेक ऑफ करना है, लैंड करना है, आसमान में देखना है, तो ये सब स्पेस का अंदाज़ा रखने से ही आएगा, इसलिए पायलट यहाँ पे एग्जाम्पल है. सिमिलरली जो
सेलर्स होते हैं, जो शिप चलाते हैं, उनको भी अंदाज़ा रखना होता है। टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा कि आइसबर्ग से जब टाइटैनिक शिप टकराता है तो वो स्पेस की गलती की वजह से होता है। अगर वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया होता तो वो नहीं टकराता उससे। तो स्पेस का अंदाज़ा होना एक सेलर को, जो यानी कि जो शिप चलाता है, उसको होना चाहिए। स्कल्पचर होता है मूर्तिकार। एक इंसान जो मूर्ति बना रहा है उसको बिल्कुल अंदाज़ा होना चाहिए आँख कितनी बड़ी होगी, नाक कितनी बड़ी होगी, कितना स्पेस छोड़ना है आँख और नाक के बीच में। तो इसलिए पेंटर, एक इंसान जो पेंट कर रहा है, उसको भी स्पेस का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर वो पहाड़ बना रहा है तो पहाड़ में कितना पेंट डालना है, कहीं वो आसमान में ना चला जाए ब्राउन कलर, ऐसा। आर्किटेक्ट जो घर का नक्शा बनाते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी वही होते हैं जो घर के अंदर की जगहों को बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे सोफ़ा लगेगा, यहाँ मेज़ लगेगा, यहाँ पे टेबल लगेगी, यहाँ पे चेयर लगेगा। तो ऐसे लोगों को स्पेशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। लास्ट में सर्जन, अगर कोई सर्जरी कर रहा है तो उसको भी बिल्कुल स्पेशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। कितना काटना है, कहाँ से सिलना है ऑपरेशन के बाद, ये सब। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को समझ के करोगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और रटोगे तो बहुत बोरिंग लगेगा। रटने से साइकोलॉजी से बोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। समझ के करोगे तो साइकोलॉजी से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, समझ के करो मेरे साथ, मज़े मज़े में सब्जेक्ट को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ के जाओ। 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे खुद आए हैं भाई, बिना किसी ट्यूशन के मेरे खुद 100 आए हैं, खुद पढ़ के। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा है वैसे ही तुम्हें पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजी की वीडियो का मुझे तो नहीं दिखा। ऊपर से सब पढ़ा रहे हैं मेन टॉपिक्स, बट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे रहा। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू कम अप विद अ वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, नाम से ही पता चल रहा है, जिसको म्यूज़िक के बारे में, नोट्स के बारे में, साउंड के बारे में अंदाज़ा है, वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में हाई है। एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट म्यूज़िकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। आप नई गाने की धुन बना रहे हो, गाने के पैटर्न्स बना रहे हो, नया कुछ गाना बना रहे हो। जितने भी म्यूज़िकल सिंगर्स होते हैं या गीतकार होते हैं, वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के हाई डोमेन में होते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूज़िकल पैटर्न्स। नई आप धुनें बना रहे हो, नए पैटर्न्स बना रहे हो म्यूज़िक के। पर्सन्स आई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस एंड क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स और साउंड्स। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं नई तरीके की साउंड्स को लेकर, नए तरीके के पैटर्न्स को लेकर, ठीक है, जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में हाई है। चलिए आगे चलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की तरफ। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपकी बॉडी को यूज़ करने का फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो एथलेटिक्स होते हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं कुछ एथलेटिक्स। ऐसे कुछ एथलेटिक्स जो होते हैं वो एक पैर पे खड़े होते हैं, एक पैर उनका आसमान में होता है, और ऐसे करके वो कुछ करतब करते हैं, तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। एन एबिलिटी टू यूज़ होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिविटी। कुछ अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ आप अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि कोई डांस कर लिया आपने, तो आपके पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। कोई आपने लॉन्ग जंप मार ली, या फिर कोई जैवलिन थ्रो जैसा कुछ कर लिया, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट का अच्छे से यूज़ करना, रेसलिंग कर ली कुछ करने के लिए या क्रिएटिवली कुछ करने के लिए, तो दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक। जो पेंटर होता है ना, वो भी बॉडीली काइनेस्थेटिक में आता है, क्योंकि वो भी अपने फिंगर्स का यूज़ बहुत अच्छे से करता है कुछ भी पेंट करने के लिए। या फिर सर्जन्स होते हैं जो वो भी अपनी उंगली का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं कोई भी सर्जरी को करने में। तो ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, और पार्ट्स ऑफ बॉडी का जहाँ पे यूज़ आएगा वहाँ पे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में कोई इंसान हाई होगा ही होगा। दिस इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ होल बॉडी और पोर्शंस एंड कंस्ट्रक्शन एंड सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। बॉडी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यानी कि वही सब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। किस के पास होता है? एथलीट के पास, डांसर के पास, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्टिक, सर्जन, इन सब के पास होता है। ये सब सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें इतना कुछ समझने वाला नहीं। अब देखिए अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या मतलब, अगला जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है एक तो, और एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब इसमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है। दुनिया जहान के बच्चों को आखिरी तक समझते नहीं हैं और पेपर में बिल्कुल उल्टा लिख के आते हैं। इंटरपर्सनल वाला इंट्रापर्सनल में लिखाते हैं, इंट्रापर्सनल वाला इंटरपर्सनल में लिखाते हैं। और यही चीज़ है जो एग्जामिनर बहुत ध्यान से चेक करता है, क्योंकि बच्चे समझ के ही नहीं करते हैं। अब मैं समझा रही हूँ, तुम्हें एक बार समझाऊंगी और ऐसा समझाऊंगी कि आखिरी तक समझ आ जाएगा।
देखो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रापर्सनल से, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है कि जब आपको अपने बारे में जानकारी हो, ठीक है, यानी कि अपने बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मेरे क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या मोटिव है लाइफ को लेकर, मेरा क्या गोल है, मैं लाइफ को कैसे देखती हूँ, मुझे बड़े होकर क्या बनना है। आप अपने बारे में जब चीज़ें जानते हो, अच्छे से अपने आप को जानते हो कि यार मैं इस काम में अच्छी हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन इस काम में मैं अच्छी नहीं हूँ, ये मेरी वीकनेस है, आप अपने बारे में अच्छे से हर चीज़ जानते हो, तो आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखते हो, ठीक है। और इंट्रापर्सनल को आप कैसे याद रखो कि जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन किसका देते हैं, हम अपना ही देते हैं ना, सामने वाले का तो नहीं देंगे। तो यहाँ से इंट्रा और इंट्रो में सिमिलैरिटी ढूंढो। देखो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन हम अपना देते हैं और इंट्रो से इंट्रा आया, ये जो पहली 3 वर्ड्स हैं इंटर, ये सेम है ना। तो यानी कि जब हम अपने बारे में इंटेलिजेंस, अपने बारे में कुछ बता पाते हैं तो हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन से याद करा, क्योंकि इंट्रो और इंट्रा एक जैसा है। इंट्रोडक्शन हम अपना देते हैं, इसलिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हम अपने बारे में रखते हैं। इंटरपर्सनल क्या होता है कि मैं किसी सामने वाले के फीलिंग्स को समझ रही हूँ, सामने वाले के इमोशंस को समझ रही हूँ, सामने वाले के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, ये सब मैं अगर सामने वाले के लिए कर रही हूँ, ज़्यादा दानवीर बन रही हूँ, तो दैट इज़ इंटर का कोई निमोनिक, ये जो आपने इंट्रोडक्शन से सीखा है ना, दिस इज़ कॉल्ड निमोनिक, शॉर्टकट टेक्निक होती है लर्न करने की, निमोनिक्स। इंटर का कोई निमोनिक नहीं है। इंट्रा का मतलब है अपने बारे में और इंटर का मतलब वो हो गया उसका उल्टा, दूसरों के बारे में जानकारी रखना। देखिए अब इंटरपर्सनल से ही शुरू कर लेते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी कि दूसरे के बिहेवियर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटर। दिस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल एज टू बॉन्ड इन टू अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद देम। दूसरों के साथ आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाओगे जब आप उनको समझोगे। किस किस के पास होती है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर्स आर लाइकली टू पोसेस दिस इंटेलिजेंस। यानी कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं या जो नेता टाइप लोग होते हैं, उनको सामने वाले लोगों की तारीफ वो ऐसे करते हैं कि हर इंसान उनकी तरफ हो जाए, उनकी टीम में आ जाए, समझे तुम। तो यानी कि दूसरों को इम्प्रेस कर देना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखना होता है, एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। इंट्रापर्सनल एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स, आप अपने बारे में सब जानते हो। दिस रेफर्स टू नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब होता है वीकनेस, एंड यूजिंग द नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेट टू अदर्स। आप दूसरों से रिलेट अच्छे से कर पाओगे कब, जब आप अपने बारे में अच्छे से नॉलेज रखोगे तब। फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग्स ऑफ लाइफ, फिलोसफर, स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि आप अपने ज़िंदगी को लेकर जो चीज़ें होती है उसके बारे में सेंस रखते हो, जीवन जीने का तरीका आपका क्या है उसके बारे में देखते हो, और जो स्पिरिचुअल लीडर्स या फिलोसफर्स होते हैं वो होते हैं अपने बारे में जानने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस से। क्या होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आपके आसपास के जो पेड़ पौधे, नदी नाले, इन सब के बारे में जानकारी रखना होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यानी कि जब आप अपने नेचर के बारे में जानते हो, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानते हो, उसे हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्विंग रिकॉग्नाइजिंग द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आप फ्लोरा और फौना के बारे में, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज़ को जान पा रहे हो। अच्छा ये डॉग की वाली ब्रीड है, अच्छा ये अमेरिकन कॉकर की डॉग की ब्रीड है, ये शिट्जू है, ये लैब्रा है, ये पमेरियन है, ये पग है, ये जर्मन शेफर्ड है, और ये है पमेरियन। ऐसे आप अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में रखते हो तो आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रखते हो। अच्छा ये जैसे आपकी मम्मी कहती होगी ना, ये वाला पेड़ नीम का पेड़ है, ये वाला पेड़ अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है, ये अलग, मतलब प्लांट्स में अलग अगर डिफ्रेंसिएशन कर पा रहा है कोई, तो दैट इज़ ऑल्सो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। चलिए फटाफट से अब हम ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट थ्योरी है, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा क्या है इस थ्योरी में? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक दी है, नाम से ही पता चल रहा है 3 तरीके की इंटेलिजेंस है। ट्रायर्किक नाम से ही पता चल रहा है 3 तरीके की यहाँ पे इंटेलिजेंस होने वाली है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैज़ प्रपोज्ड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी है? पहले तो क्वेश्चन आता है ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में बताओ, तो किसने दी है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है, पता होना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं, स्टर्नबर्ग व्यूज इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप एंड सिलेक्ट द एनवायरमेंट टू accomplish one's goals and those of one's society and culture। तो स्टर्नबर्ग के हिसाब से इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक है, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है, उसमें चेंजेस ला सकते हो। क्यों कर रहे हो आप ये सब? अपने गोल को अचीव करने के लिए आप ये सब कर रहे हो, अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, componential, experimental and contextual। The elements of Chalkic theory of intelligence are shown in figure। आप फिगर देखोगे नीचे तो आपको चार्किक थ्योरी के एलिमेंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो 3 तरीके की थ्योरीज होती हैं यहाँ पर, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले कॉन्टेक्सचुअल होती है एक सब एक्सपेरिमेंशियल एक्सपीरियंशियल, एक होती है एक्सपीरियंशियल और एक होती है कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल के 3 पार्ट्स होते हैं, मेटा कॉम्पोनेंट्स, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स एंड नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स हैं किसके? कॉम्पोनेंशियल थ्योरी के। और ये जो 1 2 3 डाले हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं? ट्रायर्किक थ्योरी के। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में। पहले हम पढ़ते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये जो पैराग्राफ है इसमें सब यही लिखा हुआ है कि जो भी हमने सारा पढ़ा वो सब, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, इसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई और अब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके कराऊंगी, देखते रहो वीडियो में आगे। पर्सन्स हाई ऑन डिसेबिलिटी थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली सक्सीड इन स्कूल्स। मतलब कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस अगर कोई रखता है ना तो वो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करता है। यानी कि अगर कोई बच्चा, आपने देखा होगा, टॉपर है या वो पढ़ाई में बहुत अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि वो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस रखता है, ओके। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट एक डिफरेंट फंक्शन सर्व करता है। पहला है नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा होता है मेटा या हाई ऑर्डर कंपोनेंट, तीसरा होता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले से हम नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या होता है? जहाँ से आप लर्न करते हो और एक्वायर करते हो किसी चीज़ को, ठीक है। मान लो मैंने कुछ अपनी क्लास में बुक में देखा, नया मेरे टीचर ने समझाया, मैंने लर्न कर लिया, नॉलेज एक्विजिशन फेज़ है वो इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होगा। मेटा या हायर ऑर्डर, यानी कि मैं उसको प्लान कर रही हूँ। देखिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन की लिस्ट आई कि मुझे कुछ काम करना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं ये देखूँगी कि मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। फर्स्ट पार्ट में मैं देखूँगी अलग अलग वेज क्या हैं उस काम को करने के। सेकेंड पार्ट में आते आते अब मुझे पता चल जाएगा कि उस काम को करने के क्या वेज हैं और अब मैं उसके हिसाब से प्लानिंग करनी शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो पहले आप वेज आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप प्लान करते हो, और थर्ड टाइप का जो है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, उसके अंदर आप एक्चुअली उसको काम को करते हो। तो पहले में आप क्या कर रहे हो, आप पहले में तो देख रहे हो कि क्या तरीका है किसी काम को करने का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज एक्विजिशन फेज। देन प्लान कर रहे हो आप उसको, कौन सा फेज़ है ये? मेटा या हाई ऑर्डर फेज़। फिर आप उसको एक्चुअली कर रहे हो, ये कौन सा फेज़ है? दिस इज़ द परफॉर्मेंस फेज़, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं जिसके अंदर आपकी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कवर हो जाती है। और कौन से लोगों के पास होती है? जो लोग इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब हर इंटेलिजेंस के 2 नाम होते हैं। अभी हमने कॉम्पोनेंशियल पढ़ी थी तो वहाँ पे उसमें हमने 2 नाम पढ़े थे, एनालिटिकल भी पढ़ा था, ठीक है। अब एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव भी कहते हैं। अच्छा यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में, एक्सपीरियंशियल की जगह एक्सपेरिमेंशियल लिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट जो आप साइंस में करते हो, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज नॉट द वर्ड।
एक्सपीरियंशियल है। एक्सपीरियंशियल मतलब जो एक्सपीरियंस से आती है। जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली यूज़ करते हो टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स। नॉवल का मतलब होता है नया, यानी कि आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम आ गई, आपने उसको सॉल्व कैसे करा, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करा और उसके बेसिस पे आपने सॉल्व करा। कुछ लोगों को तजुर्बा बहुत अच्छा होता है तो वो लोग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हाई रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Persons high on this aspect integrate different experiences in an original way to make new discoveries and inventions. They quickly find out which information is crucial. यानी कि उनके पास पहली बात तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस रखता है उसके पास पहली बात तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और फिर वो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अप्लाई करते हैं सिचुएशन में। यानी कि वो पहचान लेते हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस काम का है और कौन सा नहीं, और उसे कब अप्लाई करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वाला टेबल मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ये इसका थर्ड टाइप है। पहला था कॉम्पोनेंशियल, दूसरा था एक्सपीरियंशियल, तीसरा है कॉन्टेक्चुअल। किसका? ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसका नाम है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दूसरा नाम इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद द एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस पे कुछ एनवायरमेंटल डिमांड्स मिलती हैं, यानी कि जो डेली की लाइफ में प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, दैट इज़ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस। यानी कि रोज़मर्रा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छे से कर लेते हो, लाइफ अच्छे से निकाल पा रहे हो, उसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। Persons high on this aspect easily adapt to their present environment or select a more favorable environment. ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि चाहे उनके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए वो बहुत अच्छे से ढल जाते हैं, उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, या फिर अपने हिसाब से कुछ एनवायरनमेंट को चेंज कर लेंगे, मतलब अच्छे से वो ईजी गोइंगली रह लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो सक्सेसफुल होते हैं स्कूल में। एक्सपीरियंशियल वाले अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्चुअल हैं वो स्कूल क्या, वो तो पूरी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास मॉडल। पास मॉडल दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, पास मॉडल भी एक तरीके का मॉडल है जो इंटेलिजेंस के बारे में ही बताता है। ये दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने डेवलप करा था, एंड जैक नेगलियर एंड कर्बी, 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। बट जेपी गिलफोर्ड दास का जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा था। बट 3 लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। 1994 में इन्होंने बनाई है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। हमारे दिमाग के अंदर 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, वो आपस में मिल के काम करते हैं, और उनके काम करने से क्या होता है, इंटेलिजेंस आती है। दीज यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल, अटेंशन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, पास। यानी कि जो भी हम सुनते हैं, करते हैं, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं। अटेंशन यानी कि आप अटेंशन दे रहे हो, कोई बात किसी ने आपसे करी, आपने टेंशन दी। अराउजल मतलब भी वही होता है। कोडिंग, प्रोसेसिंग का मतलब है आपने उस बात को अपने दिमाग में डाला, अब वो आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही है, फिर आपने प्लान करा कि आगे क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं हर एक टर्म का मतलब। सबसे पहले है यहाँ पर अराउजल और अटेंशन। शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ अराउजल इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई। वो कह रहा है कि हर बिहेवियर में अराउजल आता ही आता है, क्योंकि आप बाहर से जो हमारे को कोई भी मैसेज आ रहा है, बाहर से जो स्टिमुलाई आ रही है किसी भी इंसान को, वो उसके दिमाग तक या उसके अंदर कौन पहुंचाती है, अराउजल पहुंचाता है। यानी कि अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो ही आप सुन पाओगे कोई काम की चीज़। क्लासरूम में भी बहुत सारे बच्चे इधर उधर चिटचाट कर रहे होते हैं, बट जब टीचर पढ़ा रही होती है तो हमारा ध्यान किस पे होता है, टीचर की बात पे होता है, रादर देन बाकी की फालतू बातों पे। तो हम अटेंशन और अराउजल की वजह से ही टीचर की बात को अपने अंदर ले रहे हैं। अगर हमने टेंशन और अराउजल कहीं और लगा दिया तो टीचर की बात नहीं सुनेंगे, वो दूसरी बात सुनेंगे जहाँ हम अपने अटेंशन लगा रहे हैं। अराउजल एंड अटेंशन एनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। आपको प्रोसेस करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं मदद? भाई ये बहुत कॉमन सेंस है। अटेंशन और अराउजल की वजह से ही इन्फॉर्मेशन को एंट्री का मौका मिलता है आपके दिमाग में।
तो जब एंट्री होगी तभी तो वो दिमाग में इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो पाएगी, जब एंट्री ही नहीं हो पाएगी तो क्या प्रोसेस करोगे। तो इसीलिए अटेंशन और अराउजल की वजह से ही प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट हो पाता है। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फोकसेस आवर अटेंशन टू द रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि एक मॉडरेट या मीडियम लेवल का अटेंशन अगर आप दे दोगे तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ वो आपका ध्यान लगा देगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप अपने दिमाग में डाल सकते हो। लेकिन टू मच और टू लिटिल अराउजल वुड इंटरफेयर विद द अटेंशन, अगर आपका बहुत ज़्यादा अराउजल है या बहुत कम अराउजल है तो वो आपके अटेंशन को इंटरफेयर करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ बुक में दिया हुआ है, बट उससे पहले मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक बच्चा क्लास में है जो बहुत ठीक ठाक अटेंशन रखता है, तो टीचर की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, ठीक है। अब एक बच्चा है जो बहुत कम अटेंशन रखेगा तो वो टीचर की बात को नहीं समझ पाएगा, बीच बीच में उसका ध्यान भटकेगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन रख रहा है तब भी उसका नुकसान है, क्योंकि हो सकता है वो टीचर की छोटी छोटी बात को पकड़ ले और उस छोटी छोटी बात को पकड़ कर उस पर क्वेश्चन कर ले जो कि रेलेवेंट ही ना हो, फालतू की बातों पर सवाल करता रहे छोटी छोटी बातों को पकड़ कर। तो ऐसी भी इतनी ज़्यादा भी लेवल ऑफ अटेंशन नहीं चाहिए होती, मीडियम सी, एवरेज सी, मॉडरेट सी, मीडियोकर सी, ठीक ठाक सी लेवल ऑफ अटेंशन चाहिए होता है। अब इनका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। व्हेन यू आर टोल्ड बाय योर टीचर अबाउट अ टेस्ट विच ही शी प्लान्स टू होल्ड, इट वुड अराउज यू टू अटेंड टू स्पेसिफिक चैप्टर्स। अराउजल फोर्सेज यू टू फोकस योर अटेंशन एंड रीडिंग, लर्निंग, रिवाइजिंग। वो कह रहा है कि अब यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल दे रहा है इसके थ्रू वो अराउजल और अटेंशन में डिफ्रेंसिएशन बता रहा है कि दो अलग अलग टर्म्स इन्होंने बुक में छापी हैं, तो इन दोनों का अलग अलग मतलब क्या है। कह रहा है कि टीचर ने आपको बताया कि कल आपका टेस्ट है, तो टीचर की ये जो बात है, ये जो स्टिमुलाई आपके लिए आई है बाहर से, इसने आपके दिमाग पर अराउजल दिया है आपको कि आपको पढ़ना है। अब उस अराउजल की वजह से कि आप क्या कर पा रहे हो, अटेंशन कर पा रहे हो। यानी कि ये समझाना चाह रहा है आपको कि अराउजल पहले आता है और उसके बाद आती है अटेंशन, समझे। ये समझाना चाह रहा है कि टीचर की स्टिमुलाई से तो अराउजल आ गई और अब अटेंशन कब आएगी, अटेंशन आ गई जब आप स्पेसिफिक चैप्टर्स पे ध्यान देके पढ़ने लग गए। चलिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बिना किसी डर के या बिना किसी हेजिटेशन के। स्टिमुलस एंड साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या होता है कि आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। यू कैन इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज सिस्टम ईदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। अगर आप अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना चाहते हो और उसे अपने दिमाग के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो दो तरीके से कर सकते हो, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। देखो, मैं वर्ड समझा दूँ। साइमल्टेनियस का मतलब होता है सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम। और सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 एक के बाद एक आता है ना, सक्सेसिव आता है, वो होता है सक्सेसिव। अब हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, आंखें ध्यान से, आंखें दिमाग खोल के समझ लो। देखिए, सबसे पहले हम साइमल्टेनियस के बारे में पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन you perceive relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern। आप क्या करते हो, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप जानते हो और फिर उसे एक मीनिंगफुल पैटर्न में लगाते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई 4 चीज़ें दे दी, ठीक है, और आप उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ तो ढूंढ लोगे ना, कलर सेम है, शेप सेम है, साइज़ या कुछ समथिंग, या वो सारे एनिमल्स हैं, सारे बर्ड्स हैं। आप जब किसी चीज़ में सिमिलैरिटी ढूंढ पाते हो ना, तो वो होता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, समझे। आपने किसी चीज़ के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढी और अब सिमिलैरिटी ढूंढने के बाद आपने क्या करा, उसको प्रोसेस करा, तो दैट इज़ नोन एज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस RPM टेस्ट। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम में ज़रूर लिख के आना, नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। RPM test is a design which is presented from which a part has been removed. You are required to choose out of 6 options that best completes the design. Simultaneous processing helps you in grasping the meaning and relationship between given abstract figures. RPM क्या होता है, रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक टेस्ट होता है
जहाँ पे आपको एक डिज़ाइन दिया होता है और उस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जो आपके डिज़ाइन को कंप्लीट कर दे। जैसे आपने देखा होगा ना, मैं लेफ़्ट साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे आपको एक डिज़ाइन दे दिया, क्रॉस क्रॉस बने हुए हैं, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। एक में तो स्क्वायर्स बने हुए हैं, एक में सर्कल बने हुए हैं, एक में ट्राइंगल बने हुए हैं, एक में स्क्वायर क्रॉस बने हुए हैं, और आपको बोला कि यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी और आपसे बोला कि अब इसको कंप्लीट करने के लिए चूज़ करो, तो आप क्रॉस वाला ही तो चूज़ करोगे ना। अल्टीमेटली कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जब सिमिलैरिटी ढूंढ पाते हो उसके बाद आप कोई डिसीजन ले पाते हो तो आपके पास साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है, जब आप इंफॉर्मेशन को सीरियल ऑर्डर में रिमेंबर कर पाते हो, जैसे कि डिजिट्स याद करना, अल्फ़ाबेट्स याद करना, मल्टीप्लिकेशन टेबल एग्जाम्पल। ये मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही दे दिया था। जब हम ABCD याद करते हैं तो एक सीक्वेंस में याद करते हैं 1 2 3 4, या टेबल्स, या फिर कोई भी आप याद करो। जैसे आपने वो गेम खेली होगी जिसमें नाम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला गौरी, फिर किसी ने बोला गौरी सिमरन, फिर किसी ने बोला गौरी सिमरन एनी, फिर किसी ने बोला गौरी सिमरन एनी सिजर। तो आप क्या करते हो, सीरियल ऑर्डर में नाम को याद कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप सक्सेसिवली इंटेलिजेंट गेम खेल रहे हो और सक्सेसिव इंटेलिजेंस रख रहे हो। चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं इसका। प्लानिंग है, प्लानिंग, दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। आफ्टर द इन्फॉर्मेशन इज अटेंडेड एंड प्रोसेस, प्लानिंग इज एक्टिवेटेड। पहले आपने इन्फॉर्मेशन को अटेंशन दे दी, स्टेप 1 में आपने क्या करा है, अटेंशन दी है। स्टेप 2 में आपने फिर प्लान करा है, स्टेप 2 में आपने फिर प्रोसेस करा है दिमाग में उसको। पहले आपने अटेंशन दी तो इन्फॉर्मेशन अंदर आई, अब आप उसे दिमाग में प्रोसेस करो। प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करा है, प्लान करा है, प्लानिंग करी है। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। और ये जो प्लानिंग है ये अब हम, जो थर्ड स्टेप है प्लानिंग का, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्लानिंग के बारे में। allows us to think of possible courses of action and implement them to reach a target। आप अलग अलग एक्शंस के बारे में सोच रहे हो और उससे किसी टारगेट पे पहुंच रहे हो, ठीक है। इफ़ अ प्लान डज नॉट वर्क इट इज़ मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क। अगर आपने कोई प्लान बनाया है और वो मतलब प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया है तो आप प्लान को चेंज भी कर दो। ऐसा नहीं है कि एक प्लान बना लिया तो बस उसी में लगे रह गए, चेंज भी करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, to take the test scheduled by your teacher, you would have to set goal, plan a time, get clarifications. If you are not able to tackle the chapters assigned for the test, you may have to think of other ways to study with a friend। या फिर ये सब, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो, आप कोई ना कोई तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। टीचर ने कल टेस्ट लेना है, उसने पढ़ाया है, आपको नहीं आया है, तो आपने डिसाइड करा, प्लान करा मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके पढ़ूंगी या फिर मैं नोट्स बनाऊंगी, या आपने डिसाइड करा, प्लान करा कि मैं यूट्यूब से लेक्चर निकाल के पढ़ूंगी। तो फिर ये सब आपकी प्लानिंग में आ गया। यानी कि एक बार आपको पता चल गया टेंशन में कि टीचर ने टेस्ट देना है, या आपने टेंशन में ले लिया दिमाग में, अब आप प्रोसेस कर रहे हो दिमाग में कि अच्छा मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। और प्लानिंग में आप क्या देख रहे हो, अच्छा मुझे यूट्यूब से पढ़ना है या फिर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, अच्छा मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, किससे पूछूँ, क्या डाउट क्लियर करूँ, ये सब। ये होता है पास मॉडल, जो किसने दिया है, JP गिलफोर्ड, JP दास ने, जैक नेग्लेरे ने और कर्बी ने 1994 में। पास मॉडल के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं। और एक पैराग्राफ है, द पास प्रोसेस ऑपरेट्स ऑन अ नॉलेज बेस डेवलप्ड ईदर बाय रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग और फॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जब आप कोई नॉलेज बेस बना लेते हो अपने दिमाग में, उसके ऊपर आप पास मॉडल लगाते हो, ये ऐसा बोल रहा है। यानी कि अटेंशन जो है वो रीडिंग, राइटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग से भी आ सकती है, सिर्फ सुन के या सोच के नहीं आएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पास मॉडल के स्टेप्स हैं वो लिख कर या रीड कर कर या एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज प्रोसेसेस आर इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। इंटरैक्टिव होते हैं, डायनामिक मतलब बहुत फिक्स नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। दास एंड नेग्लेरी हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट नोन एज कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट। इन्होंने एक बैटरी भी बनाई है जिसको हम कहते हैं CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल टास्क होते हैं जिससे हम किसी की भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर कर पाते हैं। तो ये CAS इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसका, पास मॉडल का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में लिख कर आना है। रिजल्ट ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज टू गिव रेमेडी टू कॉग्निटिव डेफिसिट्स ऑफ चिल्ड्रन। असेसमेंट करने के बाद कोई भी आती है, अगर
फाइंडिंग, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो समझाने के लिए। तो चलिए अब हम आज आगे पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस को, बट इस वीडियो को मैं अभी एंड करूँगी। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, गिफ्टेडनेस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इन सब के बारे में। लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कल्चर और इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, और क्रिएटिविटी के बारे में भी हम उसी पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको साइकोलॉजी पढ़ने में मज़ा आया है या फिर कुछ समझ आया है या जो भी तरीके की आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस या एनसीईआरटी डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशंस या फिर केस स्टडी क्वेश्चंस मिस ना हो।